आज संडे है ना। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। उन्नीस मुंबई बम धमाकों का फैसला आने में 20 साल लग गए। इस बीच एक पूरी पीढ़ी बदल गई। संजय दत्त को धमाकों के वक्त घर पर AK-56 रखने का आरोप लगा। संजय को इसी आरोप के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीते 21 मार्च को 5 साल कैद की सजा सुनाई। इस 20 साल में संजय ने करीब 2 साल जेल में बिताए और 18 साल आजाद रहे। वो गुनहगार हैं, उनका गुनाह भी छोटा नहीं था। फिर इन सालों में उन्हें कभी पश्चाताप नहीं हुआ और अब पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं। माफी की बजाय सजा भुगतने को तैयार हैं। संजय को कानून के सम्मान की याद इतने लंबे वक्त के बाद क्यों आई? क्या संजय के अपने आंसुओं के जरिए देश की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं? चाहते भी हैं तो क्या ये सहानुभूति उन्हें सजा माफी दिलाना उनके लिए मुमकिन हो पाएगा? क्या इस सिंपैथी से उन्हें कुछ फायदा होगा? उनकी सजा में कोई रियायत होगी? नमस्कार, इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में सबसे पहले बात करेंगे संजय दत्त की। संजय दत्त ने पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करने का फैसला लिया, यानी अब तो अपनी सजा पूरी करेंगे। वो चाहते हैं तो याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी संजय की कोई रणनीति है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि जिस तरह से देश में सजा माफी पर आवाज बुलंद हो रही है, उससे उन्हें माफी मिल ही जाएगी? मुंबई 1993 बम ब्लास्ट में आर्म्स एक्ट के तहत सजा पाए संजय दत्त की सजा माफी को लेकर मामला गर्माता ही जा रहा है। पूर्व जस्टिस कारजू ने एक बार फिर कहा है कि वो संजय की सजा माफी के लिए राज्यपाल से अपील करेंगे। कारजू के मुताबिक संजय अगर माफी लायक भी नहीं है तो भी वो राज्यपाल से मिलकर सजा माफी की मांग करेंगे। जस्टिस कारजू जहां पूरी तरह से संजय दत्त के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके साथ बॉलीवुड और देश की राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरू से सजा माफी के खिलाफ आवाज उठा रही बीजेपी अभी भी उसी पर कायम है। संजय दत्त केस, द लॉ मस्ट बी अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स। इन फैक्ट द कोर्ट हैज बीन सॉफ्ट ऑन मिस्टर संजय दत्त एंड व्हाटएवर पनिशमेंट हैज बीन गिवन टू हिम as a law-abiding citizen, he must respect the court verdict. संजू बाबा के साथ उनका पूरा परिवार है, बॉलीवुड है, राजनेता है, जो उनके प्रति पूरी तरह से सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन खुद संजय दत्त का कहना है कि वो सजा माफी के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए संजय बड़े ही भावुक हो गए और रो पड़े। संजू बाबा ने मीडिया के सामने साफ कर दिया कि वो सजा माफी के लिए अपील नहीं करेंगे। I will surrender. When the time is given, the Honorable Supreme Court has given me time to surrender. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon. And I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough
times in my life, in our life. 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय दत्त को हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई। सुबह सजा सुनाई गई और शाम को ही जस्टिस कारजू ने सजा माफी की मुहिम छेड़ दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जस्टिस कारजू की ये मुहिम संजय दत्त को कुछ राहत देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो संजय दत्त के ये आंसू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपने लिए कहते हैं कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कोई मेरी माफी को लेकर जिरा करे, मेरी सजा कम करने की बात चले, मैं ऐसी चर्चाएं नहीं चाहता। लेकिन क्या कोई शख्स जो इस मुकाम पर पहुंच चुका है, तमाम ऐसी चीजों से इस वक्त घिरा हुआ है, वो वाकई चाहेगा कि उसकी सजा खत्म ना हो? क्या ये जो उनके आंसू है वो हकीकत है, या इन आंसू के जरिए वो कुछ और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक पैनल मौजूद है। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्सर आपको नजर आते होंगे हमारे साथ ही चर्चा करते हुए, और आज इस मसले पर उनकी कीमती राय उनसे जरूर लेंगे। अग्निमा दुबे जी हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अग्निमा जी से पूछेंगे कि आखिर इस मसले पर हकीकत क्या है? क्या संजू अपनी माफी को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए आज उनके आंसू जो है वो मीडिया से निकल गए, या इनका कुछ और मतलब है? सुधीर जैन साहब हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, अपराध शास्त्री हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो लोग इस तरीके के गुनाहों में शामिल हो जाते हैं, जाने अनजाने में कैसी उनकी मानसिकता होती है और फिर उस मानसिकता के बाद किस तरीके के उनके रिएक्शन होते हैं। सुधीर जैन साहब, सबसे पहले आपसे ही मेरा ये सवाल है, आज संजय बाबा जब मुखातिब हुए मीडिया से, वो बात करते करते रो पड़े और रोने के बाद ये कह दिया कि मैं नहीं चाहता कोई मेरी माफी को लेकर कोई चर्चा हो, इस पर कोई बहस हो, कोर्ट ने मुझे सजा दी है, मैं सजा काटूंगा, मैं दया याचिका नहीं दायर करना चाहता। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा ही है? कोई भी आदमी जो इस तरीके के मोड़ पर आ गया हो, इतनी बड़ी उसकी हस्ती हो गई हो, लोग उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको एक सजा सुनाई जाए 5 साल की, उसका परिवार उस दौरान पूरा एक ट्रॉमा से गुजरेगा, बहुत अजीब तरीके की स्थिति होगी, शायद हम शब्दों में उसे बयां भी नहीं कर पाए, वो वाकई नहीं चाहेंगे कि उन्हें माफी मिल जाए? जब उन्होंने ये बात कही तो इसका मतलब है कि माफी की बात नहीं कही, लेकिन उनके पास बहुत सारी अभी गुंजाइशें हैं जी। जो पहली ऐसे मामले में गुंजाइश बनती है, वो पहली गुंजाइश है क्यूरेटिव पिटीशन की जी, जिसको आप पुनर्विचार याचिका कह रही हैं जी। बहुत कम केसेस हैं ऐसे, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और अपने जजमेंट के खिलाफ सुनवाई करना ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। हाँ। तो वैसा यूनिक केस अगर वो बन पाता है, अगर वो उस तरह की चीज बन पाती है, शायद ये डिबेट जो पूरी चल रही हैं वो उसी पर्पस के लिए हैं। बहुत सारी बातें और हैं अभी जिसमें कि हम ये कि जो जन आकांक्षा भी पैदा हो रही है, इज ए एक्टर, इज एन एक्टर, तो वो जो अभिनेता है उस अभिनेता के साथ क्या करेंगे? बहुत बड़ा कलाकार होता, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होता, मान लीजिए ऐसे गुनाह में वो फंस जाता, या ऐसे गुनाह में उसको साबित कर देते हैं, तो हम तरह तरह से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो नहीं, तो क्या वाकई इस मोड़ पे कोई शख्स ये सोच रहा होगा कि नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए, मैं सजा काट लूं 5 साल की, जबकि वो जानते हैं उनके लिए सबसे टफेस्ट पीरियड होगा अगर वो सजा भी काटते हैं तो? नहीं, माफी की बात कहना, ये उनका जो आज कहना है, उसमें ये बात कही नहीं कही उन्होंने कि हम जो है क्यूरेटिव पिटीशन नहीं देंगे। तो माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगने का मतलब होता है कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो गुनाहगार हैं। इसका मतलब है कि दूसरी बात कह रहे होंगे वो मन में अपने, बिल्कुल, वो अपने मन में कह रहे होंगे मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये कह रहे होंगे। अब चूंकि वो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनके सलाहकारों ने भी बताया होगा कि आपका ये कहना मतलब एक तरह से जो जजमेंट है उसके खिलाफ जाना है, जिसको हम बार बार कहते हैं मैं कानून का सम्मान करूंगा, मैं अदालत के आदेश का सम्मान करूंगा। तो और भी गुंजाइशें हैं इसमें फर्दर बातचीत जो होना चाहिए वो अब होना चाहिए कि जो हमारे दंड देने के उद्देश्य हैं वो क्या हैं, और कहीं कोई फिलोसॉफिकल ऐसी बात उठती है क्या जो तमाम जो हजारों केसेस हैं उन हजारों केसेस को भी डील कर लें। ये एक बहाना हो सकता है, संजय दत्त के बहाने हम लोग उस पर चर्चा करें। जी, और बिल्कुल इसी बीच मुंबई से हर्षिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षिता, इस वक्त आप मुंबई में मौजूद हैं, संजय दत्त को लेकर एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है, सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में नजर आ रहा है। क्या उनकी फैमिली का रिएक्शन है, क्या उनके फ्रेंड्स का रिएक्शन है? क्योंकि आज जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो वो अचानक से रो पड़े थे। क्या वाकई में बहुत बड़ा ये झटका है उनके लिए? उन्होंने सोचा नहीं होगा, उन्हें लगा होगा शायद सजा उतनी नहीं होगी, और अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही इन चीजों में बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा गिल्ट फील कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि शायद उस पल मैंने वो नहीं किया होता तो आज मेरे आगे स्थिति नहीं होती। वाकई बॉलीवुड को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, और जब बात आती है संजय दत्त की तो वो हर किसी के दोस्त माने जाते हैं। बॉलीवुड में से गिने चुने लोग होंगे या बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ संजय दत्त की दुश्मनी की बात आई है या अफवाहों की बात आई है,
बात करें संजय दत्त की, आज की बात करें तो इतने दिनों से जहां लोग उनसे मिलने जाते थे, संजय दत्त ने करीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया है अपने आप को घर में ही खुद से कैद कर लिया था। वो ना ही घर के बाहर निकल रहे थे, ना ही किसी से बात कर रहे थे। बस जब 21 मार्च को उनके अगेंस्ट जो आया है वर्डिक्ट, उसके बाद उन्होंने एक मैसेज मीडिया में मेल सर्कुलेट करवाया गया था उनके पीआर एजेंसी के तौर पे कि वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ वो उस मेंटल स्टेटस में नहीं है। हालांकि इस मेंटल स्टेटस में आते आते उनको एक 8 दिन के करीब हो गए हैं। तो आज फाइनली उन्होंने काफी हिम्मत जो है उसे जुटाकर वो नीचे जब अपनी शूटिंग को पूरा करने के लिए निकल रहे थे तो वहां पर मौजूद मीडिया के सवालों से वो बच नहीं पाए। फाइनली उन्होंने खुद से आके उनकी दिल की बात जो है इतने दिन से वो अपने आप तक रखे हुए थे, वो मीडिया से कहना बहुत इम्पोर्टेंट समझा। साथ ही साथ उन्होंने जो कहा है और कहते कहते जिस तरीके से बच्चों की तरह रो पड़े, इसे देखकर जहां लोगों को उनके प्रति सहानुभूति आई होगी, क्योंकि ये वो मुन्ना भाई है जो हर किसी को अपनी जादू की झप्पी से खुश कर दिया करते थे। आज उसी मुन्ना भाई की आंखों में आंसू कहीं ना कहीं बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है हर्षिता, जैसा आपने कहा, बहुत सही कहा आपने कि अब वाकई में मुन्ना भाई को खुद एक जादू की झप्पी की जरूरत है और वो चाहते हैं कि शायद ये लीगल तरीके से अगर उन्हें मिले तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अग्निमा जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में सिंपैथी लेने का एक तरीका था कि मैं लोगों के सामने पहले जाता नहीं हूं, अचानक से फिर मैं जाता हूं और मैं रो पड़ता हूं, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं लोगों में। जाहिर सी बात है, हम स्क्रीन पर अगर शाहरुख खान को किसी रियल सीन के उसमें रोता हुआ देख लें तो अच्छा नहीं लगेगा, या आप किसी का जो भी फेवरेट हीरोइन या हीरो हो तो अच्छा नहीं लगता है, लोग उसे अच्छा नहीं महसूस करते हैं। तो आज संजू वही करने की कोशिश कर रहे थे। वरना देखो, माहौल तो देश में उनके पक्ष में कहना चाहिए 80% तो बना था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको ऐसा कोई बहुत रोने की ऐसी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत रोने से कोई फायदा उनको मिलना था, ये वो खुद भी जान रहे हैं। लेकिन एक नेचुरल, मुझे जो अपना मानना है कि उनका एक नेचुरल आउटबर्स्ट था अपनी जो कि बात कहते हुए, शायद वो कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा होगा कि वो कब गलती कर गए, उस वक्त गलती कर गए, वो शायद एक एहसास लेके, और परिवार से जो इतने समय तक उनका सामान्य जीवन कई सालों से जी रहे थे, जब 18 महीने के बाद, तो एक नेचुरल आउटबर्स्ट था। वरना मैं ये कहना चाहूंगी इस बहस में कि एक मुद्दा है, आप अभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो चले गए हैं, आतंकवाद आ गए, उनको सरेंडर करा के वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो जैसे कि सुधीर जी कह रहे थे, एक नई शुरुआत होनी चाहिए इस मसले से, कि इस तरह के जो मसले होते हैं, संजय दत्त नहीं और कहीं भी आप देखिए, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, सब सरेंडर कर देते हैं, बंदूक कर देते हैं और एक सामान्य जीवन वो जीते हैं। तो इस तरह के मामले, ऐसे मामलों में भी कुछ तो उसमें भी कोई आप सजा नहीं देते हैं उनको, पूरा अपने परिवार के साथ रहते हैं, या फिर उनको ये रहता होगा ज्यादा से ज्यादा कि डेली थाने में आए और अपना लिखाएं, वो अटेंडेंस हाजिरी अपनी लगाएं। तो ऐसे कई मसले हैं जिनसे अगर हम संजय दत्त को ये कहें कि केवल संजय दत्त के कारण ये बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, या कहें कि बहुत लोकप्रिय आदमी है, सबकी पसंद लोग करते हैं इनको, इसलिए उनको कोई उनकी जो उनको अधिकार दिए हैं संविधान ने, उसके उपयोग ना करें, वो विवेक राज्यपाल करेंगे ना, हम थोड़ी होते हैं फैसला करने वाले। बिल्कुल फजल जी, इस बीच काटजू जी का भी ये स्टेटमेंट था कि संजू कहते हैं या नहीं कहते हैं, वो मीडिया के सामने ये कह दें कि लोग मेरी माफी को लेकर चर्चा ना करें, लेकिन चूंकि मैं कानून से जुड़ा हूं, बतौर जज मैं रह चुका हूं, मैं जानता हूं चीजों को कैसे होती है, मुझे लगता है कि नहीं, उनकी माफी के लिए मुझे मिलना चाहिए, मैं मिलूंगा, राष्ट्रपति से भी और राज्यपाल से भी मिलूंगा, ये काटजू साहब कह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि संजू कह रहे हैं कि माफी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो, मुझे सजा मिली है, मैं सजा काटना प्रेफर करूंगा। वंदना जी, देखिए, इसमें पूरे पिछले एक हफ्ते से हम लोग इसी बहस में उलझे हुए हैं कि संजय दत्त को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ज्यादातर लोग, अधिकांश, जैसे अग्निमा जी ने कहा कि संजय दत्त को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे महेश दत्त आ रहे हैं, महेश भट्ट आ रहे हैं, दूसरे फिल्म के लोग आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। दरअसल सेलिब्रिटी और आम आदमी का फर्क यहाँ भी दिखता है। हर आदमी संजय दत्त को बचाने में लगा हुआ है, और चूंकि 350 करोड़ रुपए का स्टेक उन पर लगा हुआ है, इसलिए बाजार भी उनके पक्ष में खड़ा है। दिक्कत यह है कि इस देश में आम आदमी कहीं है ही नहीं, दिखता ही नहीं। आम आदमी जो आप जाके ज़ेबुन्निसा काजी की बात काटजू साहब ने उठाई है, जबकि ज़ेबुन्निसा काजी उनसे कहीं कम दोषी है।
उन्होंने भी कहा था, उनकी बेटी ने बहुत अच्छा बयान आया था उसके उनकी बेटी का कि शायद काश मैं भी कोई सेलिब्रिटी होती तो मेरे साथ भी, मेरे लिए भी कोई दया याचिका करता है। काटजू जी ने आज कहा है कि मैं उनके लिए भी करूंगा। काटजू जी ने पहले नहीं किया इस देश में। फिर मैं इस बात को, चूंकि हम लोग फिर उसी नोट पे मैंने शुरुआत करूंगा जहां हम लोगों ने पिछली बार खत्म किया था कि हाई प्रोफाइल केसेस और आम लोगों के केसेस में इस देश में दो तरह के इम्प्लीमेंटेशन होता है। हम हाई प्रोफाइल संजय दत्त की बात करते हैं, लेकिन इस देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी कसूर के जेलों में सड़ रहे होंगे। उनके लिए कोई क्यों नहीं आगे आता है? काटजू साहब उन पर भी ध्यान दें, उनके फाइलों को मंगवा कर पढ़े। जब आप एक देश और मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, संजय दत्त को लेकर मानवीय दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, वंदना जी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ AK-56 लेकिन फजल जी, अग्निवेश ने बहुत सारी बात की कि आप नक्सलियों को तो ये मौका देते हैं कि वो सरेंडर कर लें, आप आतंकियों को देने को तैयार थे। नहीं, एक बात मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो सिर्फ AK-56 रखने के कसूरवार नहीं थे, उन्होंने उसकी खरीदारी नहीं की थी, उन्होंने आर्म्स को रखा भी था जो आतंकवादी उन्होंने मुहैया कराया था। तो ये आप अब देखिए, जो सारे आप कानून के जो खुल रहे हैं सारे पहलू, उस पे इस पे भी बात होनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ खरीदा नहीं था, AK-56 जो सप्लाई उन्होंने की गई थी वो उन्होंने रखा था अपने घर में। और ये भी एक अपराध, सिर्फ ठीक है कि उन्हें 5 साल बहुत कम सजा मिली है, 5 साल की सजा मिली है और वो आज माफी मांग रहे हैं। और आप अग्निमा जी की बात जो आपने कहा कि नक्सलियों को ये मिलता है, नक्सलियों या दूसरे इस तरह की एक प्रावधान होना चाहिए, लेकिन संजय दत्त ही क्यों और दूसरे लोग जो बेकसूर, संजय दत्त ही क्यों, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। क्यों नहीं बहुत है इस देश में जो पुलिस व्यवस्था जो पुलिस व्यवस्था की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, पहले उन पर भी ध्यान देना चाहिए। संजू का भला हो, लेकिन उनसे पहले उन तमाम लोगों का हो जो इसी तरीके के कई मामलों में फंसे हैं। उनकी सजा का भी कोई वैकल्पिक तरीका निकालना होगा। आखिरकार सजा का मकसद क्या है, इसी लेकर चर्चा करेंगे। सुधीर जैन साहब से भी इस मसले पर बात करेंगे कि आखिरकार सजा अगर किसी को होती है तो किस मकसद के साथ होती है और क्या वो मकसद फुलफिल होता है या नहीं होता सजा देने के बाद। क्योंकि हर बार जब किसी को पनिश किया जाता है तो कोई ना कोई उसके पीछे मकसद जरूर होता है। लेकिन संजय दत्त को अगर 5 साल की सजा होती है तो क्या मकसद उससे हल होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इसी पैनल के साथ। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। संजू शब्दों से जरूर कह रहे हैं कि कोई उनकी सजा को लेकर चर्चा ना करे, सजा उन्हें कबूल है और जैसा भी होगा वो उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गलती की और उस गलती की सजा अब उन्हें मिल रही है, लेकिन उनका अचानक से रो देना, उनका अपने परिवार के सदस्यों को देखकर इस तरीके से भावुक हो जाना, लोगों के सामने जब वो आते हैं तो बहुत अजीब तरीके की स्थिति हो जाती है उनके साथ। क्या इस तरीके की स्थिति होती है? क्या इसका मतलब होता है? क्या हमारे सिस्टम में सजा का मतलब सिर्फ आपको गुनाहों के बदले एक आपको बराबरी की पनिशमेंट दे दी जाए इतना है, या पनिशमेंट ऐसी हो कि आप दोबारा कभी ऐसा ना करें? क्या मकसद है, ये बताने के लिए सुधीर जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, क्या लगता है आपको, अगर 5 साल की सजा है अब दी जा रही है, 20 साल पहले का मामला है, 18 महीने वो जेल पहले भुगत चुके हैं और आज अचानक से अब उन्हें फैसला आता है कि 5 साल और जेल में रखिए, क्या उनकी मेंटल स्टेज पे असर पड़ेगा और क्या ये कारगर होगा? कोई मकसद हल होने वाला है ऐसी सजा से? आप पॉइंट जो दे रही हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पनिशमेंट पर, वो चर्चा यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। उसकी चर्चा कहीं हुई नहीं अभी, और वो चूंकि लॉ का मसला नहीं है, वो सोशियोलॉजी का मसला नहीं है, वो साइकोलॉजी का मसला नहीं है, वो प्योरली क्रिमिनोलॉजी का मसला है, वो शुद्धता अपराध शास्त्र और न्यायालयिक विज्ञान का मसला है। तो थोड़ा सा यहाँ पर 30-35 सेकंड खर्च कर दिए जाए। 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए जाते हैं पनिशमेंट के जी, 5 ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही आसानी से इसको हमारे व्यूअर जो हैं वो याद भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी काम आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है, इसको हिंदी में कहेंगे तो वो प्रतिशोध, रेट्रीब्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं उसको, प्रतिशोध, कि सोसाइटी के खिलाफ किसी ने काम किया है तो उससे बदला लो। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रतिरोध। प्रतिरोध के 2 भाग हैं, वो आगे चर्चा होगी, जो कि यहाँ पर काम आएंगे संजय दत्त के मामले में, अगर हम इसको फिलोसॉफिकली देख रहे हैं। पहला प्रतिशोध, दूसरा प्रतिरोध। प्रतिरोध की 2 चीजें हैं, एक जिस आदमी ने अपराध किया उसको रोकना कि वो दोबारा ना करे, और एक उसको हम सजा देके दूसरे लोगों पर असर डालते हैं कि वो ना करें। इसको देखना पड़ेगा अभी संजय दत्त के मामले में, बहुत वंडरफुल निकलेंगे इसके इन्फरेंस। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट का, वो है प्रायश्चित, जो शायद आज थोड़ा सा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, वो क्योंकि उसके बगैर भी पनिशमेंट पूरा नहीं होता। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे पहले थे आजादी के पहले, और आजादी के बाद हमने जो पनिशमेंट की फिलोसफी बनाई उसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने और जोड़े। चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा है सुधार, और 5वां है पुनर्वास, जिसकी चर्चा यहां होना चाहिए। तो अगर हमारा गोल, हमारे पनिशमेंट का गोल अपराधी का पुनर्वास करना है, हम ये मानकर चलते हैं कि जेल में नहीं रखेंगे उसको, उसको हम ठीक करके उसके जेल के बाहर एक नॉर्मल आदमी की तरह लाएंगे, और उसके लिए हमारे पास जो अप्रोच है वो है सुधार। तो ये केस जो संजय दत्त का है, इसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि उनको सुधार की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रूव कर दिया 20 इयर्स में कि मैं एक क्रिमिनल नहीं।
अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 70 पैरा 70 में उन्होंने दिया कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनको शामिल नहीं माना, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही कि अपनी डिफेंस के लिए उन्होंने ये हथियार रखे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सवाल है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का। तो जब यूनिवर्सिटी में पहला हमारा साबका हुआ, पहली बार लेक्चर देना पड़ा, तो एक वो लेक्चर ही मुझे याद आया आज, 79 की बात है। वो था इनडिटर्मिनेट सेंटेंस, कोई कभी चर्चा नहीं हुई पूरे कंट्री में इस पर। अनियत दंडादेश, कि अगर हमारा सुधार करने का मकसद है तो ये हक कोर्ट को नहीं, ये हक जेल को होना चाहिए कि कितने दिनों रखे हो। अगर कोई आदमी जो करेक्टेड है, अगर उसको जेल में भेज दिया गया, तो हमारी उस फिलॉसफी में एक डायकोटमी खड़ी हो जाती है, एक बहुत बड़ी चर्चा, जिसको सुधार की जरूरत नहीं है उसमें हम क्या सुधार करेंगे। तो ये जो केस है, अगर ये अपनी क्यूरेटिव पिटीशन डालते हैं तो उस क्यूरेटिव पिटीशन में ये बात कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट है इसको एड्रेस नहीं किया गया। बिल्कुल। और संजू, क्योंकि आज मीडिया से मुखातिब हुए थे, हर्षिता हमारी संवाददाता लगातार मुंबई से हमारे साथ हैं। हर्षिता, क्या आगे वो क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे, नहीं डालेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता इस पर कोई चर्चा वगैरह हो, क्या इस तरीके का कोई जिक्र उन्होंने किया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जब संजय दत्त मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी तरह का पिटिशन जो गुनाह को कम करे ऐसा कोई पिटिशन, मर्सी पिटिशन, हेल्प पिटिशन नहीं करेंगे, ना ही किया है ना ही करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको वर्डिक्ट दिया है वो कह रहे हैं कि उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो पिटिशन है हम नहीं करेंगे और तय समय पर, दैट इज 4 हफ्ते के बाद वो खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, जेल जाने के लिए रेडी हो गए। उसी के चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संजय दत्त जो है ये इनकी प्रॉब्लम, हम जैसे कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया उनके लिए साथ आ रही है, पर कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संजय दत्त एक काफी बड़ा नाम है, लोग आइडलाइज करते हैं। संजय दत्त वो है जिसकी जादू की झप्पी हर कोई देखकर जादू की झप्पी देना सीखा है। वही अगर संजय दत्त को अगर सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज किया है, कन्विक्ट किया है, अगर उस इंसान को हम माफी दे, हम कहे कि उसकी माफी कम होनी चाहिए, तो ये भी एक उदाहरण जो है वो गलत सेट होता है। पब्लिक फिगर होने का कहीं ना कहीं संजय दत्त को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर उनकी पनिशमेंट में किसी तरीके की चीजें होती हैं उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक, या लोग जैसा कर रहे हैं कि अब माफी दे देनी चाहिए, लेकिन बहुत सही जैन साहब ने कहा कि अब तो सुधार की गुंजाइश उनमें नजर नहीं आती। पिछले 20 सालों में उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, तो आखिर सुधार की जरूरत क्या? और जब सुधार की जरूरत नहीं तो 5 साल की सजा किस लिए? क्या भारत में वैकल्पिक सजा का प्रावधान होना चाहिए संजय दत्त और इसी तरीके के कई मामलों के अलावा? जयमुनिसा की भी बात करेंगे, जिसकी बात अब काटजू साहब कर रहे हैं, और काटजू साहब ने बहुत कहा कि चाहे कोई कुछ करे नहीं करे, मैं जरूर इस मसले को उठाऊंगा, और हमारे साथ लगातार हमारा जो पैनल है वो बना हुआ है, इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होते हैं हाजिर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, सीवी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में,
1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, टीवी पर हो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए।
और ब्रेक के दौरान हमारी मेहमानों के साथ बड़ी खास एक गुफ्तगू हो रही थी और इस गुफ्तगू में कई अहम और बड़े संजीदा पहलू, बड़े दिलचस्प पहलू निकल कर आए। मुझे लगता है उन पर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। हर्षिता हमारी संवाददाता मुंबई से लगातार हमारे साथ है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से संजय एक मिसाल भी है लोगों के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े ओहदे पर होने के, बड़ा नाम होने के और बड़े लोकप्रिय होने के भी कई बार छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि संजू के लिए एक बड़ा नुकसान है। फजल साहब हैं, अग्निमा दुबे जी हैं, सुधीर जैन जी हैं, सबके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फजल जी सबसे पहले कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अग्निमा, मैं ये चूंकि सुधीर जी ने जो बात की थी कि उसने हथियार जैसे डिफेंस के लिए लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हथियार डिफेंस के लिए, ये बात हमें नहीं चाहिए। जो भी हो, खैर आपने जिस चर्चा में की, उन्होंने डिफेंस के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पता है अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो नजरिया उस पर बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो हथियार अपने यहाँ रखा, लिया और रखा। जिस चीज की बार बार सुधार और गुंजाइश और सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं। हर्षिता ने ठीक कहा कि वो फिर बड़ा नाम है और छोटी, ये बड़ा नाम ही की वजह से सारे चर्चा हो रहा है। अगर ये बड़ा नाम नहीं होता, ये हाई प्रोफाइल नहीं होते, संजय दत्त नहीं होते, तो शायद चर्चा भी नहीं करते हम लोग। इसलिए इस तरह के बहुत सारे मामले इस देश में चलते रहते हैं। ज़ेबुन्निसा काजी का मामला बहुत बाद में सामने आया किसी, तो ज़ेबुन्निसा काजी तो कम जिम्मेदार थे संजय दत्त से, लेकिन उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसलिए मैं बार बार जिस चीज को, मुझे एक बहुत घटना याद आती है। इस देश का पुलिस प्रशासन किस तरह से लोगों को, आप कहते हैं कि सुधार की गुंजाइश है। मुझे एक बहुत नोटोरियस क्रिमिनल था, बिहार की जेल में बनता है, मेरी मुलाकात होती है उससे, और वो बहुत शार्प लड़का, तेज इतना पढ़ने में, वो हिंदी की किताबें पढ़ने लगा, मुझसे मिलने के बाद कहानियां लिखने लगा, और जब जेल से छूट के वो आया एक बार, उसको जब सजा कम हो गई, सजा, तो फिर पुलिस ने उसको इन्वॉल्व कर दिया। उसको कभी, आपको अगर मौका मिलेगा, वो खत मेरे पास आज भी है कि मैं जेल से छूट के घर आया और आपसे मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने फिर मुझे फंसाने की कोशिश करने लगी और मुझे कोई मौका नहीं दिया। मैं सुधरना चाहता था, काश आप पहले मिले होते। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं इस देश में जिसमें पुलिस और प्रशासन, आप नक्सली का मुद्दा उठाए, नक्सली ठीक है, नक्सलियों को एक सुधार की जरूरत है, लेकिन नक्सली बनते क्यों है इसकी वजह की पड़ताल जरूरी है। कि जिस देश में गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना जाता है, वो एक बड़ी वजह है। और उसके बाद नक्सली लोगों को मेरे ख्याल से बहुत सुधार के लिए कोशिश की जाती है, वो जब मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनके लिए की जाती है। लेकिन संजय का मामला और इसका मामला दोनों को इसीलिए जी, क्या वाकई में अलग बात है? दोनों ही अलग बात है। आतंकी 10 लोगों को मारे तो आप मौका देंगे, नक्सली मारे तो आप मौका देंगे, लेकिन संजय दत्त, क्योंकि संजय दत्त है और आपको एक मिसाल कायम रखनी है, आप उनको मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल। वरना याद होगा कि पिछली जब इस पे बहस हुई थी तो मैंने हिमाचल के एक जेल का जिक्र किया था, वो बिलासपुर जेल है वहाँ। वहाँ पे जो जिन्होंने हत्याएं करी हैं उनको जब वो कुछ एक पीरियड की सजा काट लेते हैं तब उनको एक डिसीजन करा जाता है और वो सारे बाहर जाते हैं, जैसे काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस देश में एक प्रयास हो भी रहा है इस तरीके का कि जो जैसे कि सुधीर जी कह रहे थे कि उनको वापस वो सोसाइटी में अच्छे, अगर उनका अच्छा आचरण है, सब कुछ है, तो उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। ये हमारा गोल ही है। हाँ, गोल, उस दिन भी यही बात हो रही थी कि गोल यही है। तो ऐसा हिमाचल के एक जेल में हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 जिन्होंने हत्याएं करी हैं और सजा पा रहे हैं वो बाहर गए, बढ़े गए। तो अब आप ये कह रहे हैं अगर वो उसके बाद इन्वॉल्वमेंट उनका होता संजय दत्त का, या जैसे आप सलमान खान की कहते हैं, सलमान खान तो बहुत गलतियां कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि संजय दत्त ने उस गलती के बाद कोई ऐसी गलती उनकी कहीं दिखी नहीं। सलमान खान का केस अलग है, वो तो उठा के मारते भी हैं। मुझे इसमें लगता है कि अगर कोई संजय दत्त अगर सुधार, एक एग्जाम्पल देखो, बड़े लोगों के नाम से ही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उन्हीं से चीजें कहीं शुरुआत भी होती है और एक अच्छा, चाहे आप कह लें कि सेलिब्रिटी इसलिए नहीं चाहिए, एक मैसेज भी जाता है कि अगर आप अच्छा आचरण करेंगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। अगर संजय दत्त को हम सपोज कर लो कि उनको हम सजाई देते हैं, तो वो यह है कि फिर अच्छा आचरण का मतलब क्या? नहीं, दो चीजें इसमें। आदमी बहुत फजल साहब, ये बड़े मुद्दे की बात है कि अच्छा आचरण करने के बाद भी आप मुझे जिस जगह जेल में वो बंद होंगे वहां भी बहुत अच्छे आचरण की जरूरत होगी, वहां भी बहुत कुछ वो सुधार का काम कर सकते हैं। पहली बात। चार दीवारी में बांधने की दूसरी बात यह है कि उनको बिलासपुर की जेल में ही भेजा जाए जहाँ लोग काम पर भी जाते हैं। वो दिल्ली में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बिलासपुर अगर आप किसी पे करते हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। सेलिब्रिटी हुआ तो क्या हो गया, ठीक है, उसने सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी उसने
बाद में हम उसके तमाम बाद लोग, उसने ऐसा- पूरी मीडिया, पूरे लोग संजय दत्त के बचाव में खड़े ज्यादा नजर आते हैं। देखिए हाँ, बात वही आ रही है कि संजय दत्त से क्योंकि क्या हो रहा है कि हमको कोई निजी फायदा। बात यह है कि यूथ हमारा देश का बहुत आपने देखा है कि यूथ के आइकन नहीं हो सकते। आदमी AK-56 लेता हो, यूथ का आइकन नहीं हो सकता है। जैन साहब, आपके क्या विचार है इस पर? क्या वाकई में अगर आपने जैसे सजा के 5 पॉइंट्स गिनाए तो अल्टीमेट मोटो तो यही है कि सुधार हो जाए। अब जब सुधार हो गया तो उस सजा का मतलब क्या है? तो देखिए, इशू तो कॉम्प्लेक्स होते ही हैं। हाँ। और पर्टिकुलरली ऐसे इशू जिसमें कि देश में इतनी चर्चा हो रही है। हाँ। दो लाइनें हमें कहने का मौका दिया जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल कहें। पोएटिक फॉर्म में है वो। हाँ। सत्य क्या है, हाँ। इसे सार्वजनिक सभा भवनों में घोषित नहीं किया जा सकता। आओ चलो खोज की सक्रिय कोठरी में चलें, वहां हम तुम मिलकर सत्य पर सही का निशान लगाएंगे। तो खोज की जो सक्रिय कोठरी है, वहां पर शायद ये चलने की बात हम कह रहे थे। हाँ। कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अगर हमने एक बार सेट कर दिया, बहुत सोच विचार करके सेट किया, जिसमें फिलोसोफर्स लगे, सोशियोलॉजिस्ट लगे, साइकोलॉजिस्ट लगे, इन सब लोगों ने विचार किया कि नहीं, हमारी दंड व्यवस्था सुधारात्मक होना चाहिए। इस व्यवस्था का नाम जो किताब में है वो है दंडोपचारात्मक। आजादी के पहले ये दंडात्मक थी जी। अब अगर दंडोपचारात्मक हमारी व्यवस्था है, उसको हमने स्वीकार किया, इसमें हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि हम कोर्ट से कह सकें। अगर हमने कोर्ट से कहा तो उन खतरनाक अपराधियों के लिए जिनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, उनके पास से वो बात निकल जाएगी। तो हमने फिर कोड बनाया। तो हमारा जो आईपीसी है, वो आईपीसी तमाम चीजों को नहीं एड्रेस करता, लेकिन एक फिलॉसफी हमारे पास है जिसको आप मोटे तौर पर अगर देखें तो संविधान में हम बोलते हैं प्रियम्बल कह सकते हैं। हाँ। तो जो एकेडमिक्स है वो प्रियम्बल है। तो या तो हम पहले उसकी मुखालफत करें कि हमें नहीं चाहिए सुधार उधार, अगर हमने वो स्वीकृत कर रखा है। नहीं, इस पर्टिकुलर केस में आप मुझे ये बताएं, माफी होनी चाहिए या नहीं होनी वरना चाहिए? 5 साल की अब नहीं, सजा का क्या? ये बात पहले वाले अपने दौर में हो गई। हाँ। और उसमें ये बात हुई कि अगर हमारी व्यवस्था सुधारात्मक है, हाँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सुधार की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती है हमें। हाँ, क्योंकि 20 साल में उसने कुछ ऐसा किया नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर वो एक्ट हुआ जो हाँ। हम लोग जो है एक्ट को और जो इंटेंशन वाली अपराध है उनको अलग अलग मानते हैं, हाँ। तो सिर्फ एक्ट की बेसिस पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी सजा उतनी ही होगी। अच्छा, आपको लगता है संजय ने जो किया वो अनइंटेंशनली किया? उनको नहीं पता था इतनी बड़ी वारदात होने वाली, उन्होंने महज रख लिया? अगर हम ये कहेंगे भी तो साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र बहुत थी उनकी। 33 साल की थी। बहुत बढ़िया एक्ट कर रहे थे, बहुत बढ़िया फैमिली के थे। हम साबित नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर हमें खोजबीन करना पड़ेगी कि कौन कौन से, वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने छोटा सा किया है कि जो हथियार था वो हथियार उन्होंने अपनी रक्षा के पर्पज से, वो जो भी गैंगवार अभी बोला मैडम, AK-56 रक्षा के पर्पज से कैसे रखी जा सकती है? जिस तरह की सिचुएशन थी, AK-56 आप रख सकते हैं रक्षा के पर्पज से? नहीं, जैसे आपने कहा ना गैंगवार, तो जो गैंगवार में जो AK-56 आप गैंगवार के लिए AK-56 जो कि हमको इजाजत नहीं देती। बाकी इसमें भी पॉइंट है कि AK-56 आप रख रहे हैं गैंगवार के लिए, आप अपनी रक्षा के लिए। जो गैंगवार तो समझ में आती है, बंदूक समझ में आती है, राइफल समझ, लेकिन AK-56 उस बंदूक से वो जो दो गुटों के अंडरवर्ल्ड के लोगों देखो, वरना बात यह है कि प्रावधान देखो हमारे दिया है, तभी राज्यपाल को अधिकार भी दिया है, राष्ट्रपति को भी दिया है। तो ये कुछ सोच समझ के दिया है ना, जो कि कह रहे हैं कि कोर्ट जो नहीं कर सकते उनको आप ऐसा मौका देने के लिए तभी तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिए। क्या सोच के दिए? या तो फिर ये अधिकार ही नहीं होने चाहिए थे। नहीं, संजय दत्त से क्यों बने? नहीं, संजय दत्त से नहीं बनी, पहले भी माफी मिली है, पहले भी सजा आपको फांसी की होती है, आपको है ना आजीवन मिल जाती है, आपकी सजा हटा दी जाती है। बहुत सारे मामले होते हैं, 2-3 मामले हैं, हमें इसका नाम याद नहीं, बहुत सारे मामले होते हैं। मतलब पहले भी ऐसे मामले हैं जब इस तरीके के क्राइम में आपको माफी मिल गई हो? माफी मिल जाती है, आपका सजा कम हो जाती है, और या फिर जैसे आपका सजा कम है, 5 साल की सजा कम है, कम से कम सजा मिली है उनको। हाँ, ये तो ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सकती थी, चूंकि AK-56 आपने कम से कम सजा हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये सबसे कम सजा थी वो उनको दी गई। लेकिन आप ये बताओ तो फिर तो ये प्रावधान भी देश में नहीं होना चाहिए कि आतंकवादियों को सरेंडर करके परिवार के साथ रहना, नक्सली रहना, उल्फा वाले जो सरेंडर करते हैं वो भी जाके अपने परिवार, ये भी हटा देना चाहिए ना। सरेंडर क्यों मौका दिया? आप किस आधार पे वो सरेंडर कर रहे हैं कि हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम अच्छे हो गए हैं, अब हम इस गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। ये मौका संजू को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो सेलिब्रिटी हो गया, वो सेलिब्रिटी, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर करना और संजय दत्त में फर्क है। सरेंडर नहीं किया, आप सरेंडर नहीं किया उन्होंने सरेंडर, और 20 साल के बाद वो रो रहे हैं। 20 साल नहीं, वो 20 साल नहीं, 20 साल उन्होंने कभी पछतावा नहीं हुआ उनको। 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। 20 साल में एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि हमने गलत लोगों के साथ संगत किया।
आप मुझे बताइए, पहले भी कभी नहीं कहा, जब वो सजा कभी नहीं कहा उन्होंने कि मैंने दाऊद इब्राहिम और इनके साथ दोस्ती करके गलत किया। आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया। आज पहली बार उन्होंने कहा, आज रोए कि मैंने गलती की। 20 साल रोए, आज की गलती हुई हमसे, आज पहली बार। लेकिन 20 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने उनसे दोस्ती करके गलत की, वो लोग देशद्रोही थे। आप बताइए, कभी दाऊद इब्राहिम, शकील मेनन या अबू सलीम के बारे में उन्होंने कहा कि वो देशद्रोही? एक दिन भी नहीं। कभी संजय दत्त ने इस 1 साल में, वो सरेंडर करते हैं, संजय दत्त ने सरेंडर नहीं किया था। फर्क है दोनों में। पकड़ा नहीं, उस वक्त उनको पकड़ा गया, उसके बाद और उन्हें इस बात का गुमान था कि मैं बहुत बड़े घर का हूं, मेरे घर में कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ये अपराध जानबूझ के किया। लेकिन अचानक क्या सोची कि वो उनके समर्थन में आ गए? अपराध जानबूझ के किया, ये तो ठीक है। इसमें सुधीर जी भी शायद सहमत हैं कि उनकी उम्र 33 साल थी। वो सब वो तो बहस का है ही नहीं। बात ये है कि वो तो आ चुका है कि आप शामिल थे, ऐसा कोई बच्चा भी नहीं थे 33 साल के, ड्रग्स लेते थे, लेकिन ड्रग्स आप अपराध में वैसे ही शामिल होने लगे थे। ड्रग्स आप जिस तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन बात वही आती है कि उसके बाद अगर उन्होंने अच्छी नजीर पेश की है, कहीं इस तरह से चीजों को वो शामिल नहीं हुए, उसकी बात हो रही है। अपराध किया तो ऐसे तो बहुत हत्या लोग करते हैं, उनको आप फांसी पे लटकाने की सुप्रीम कोर्ट जब सजा दे देता है तो आप राष्ट्रपति किस उससे कर देता है कम? उसको राष्ट्रपति को क्या है, कुछ सोच के ही ये चीजें बनाई गई हैं। ये अधिकार राज्यपाल को दिया है और राष्ट्रपति को दिया है। अब बात यह है कि उसमें संजय दत्त का मामला फिट बैठता है या नहीं बैठता, बस इतनी बात है। क्या अपराध किया वो तो सबको मालूम है क्या अपराध किया। उस पर चर्चा ये जो आपने मार्कंडेय काटजू का जिक्र किया कि वो इनके तरफदारी में कह रहे हैं, बस उस समय अगर आप मुझसे सवाल करें, आपकी तरफ से कर दिया हमने। मार्कंडेय काटजू भी खबरों में रहने के लिए ज्यादा कर रहे हैं आजकल। आप मार्कंडेय काटजू पत्रकारों का बकाया बाकी है, केस चल रहा है मजीठिया आयोग का, 1 साल से नोटिफिकेशन हो गया। काटजू का फेवर नहीं कर रहे, शायद काटजू जो है पत्रकार काउंसिल के अध्यक्ष है। मजीठिया आयोग 1 साल से केस लटकाए हुए मालिकान अखबारों के। इशू दूसरा तो इशू दूसरा भले, लेकिन वो इसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि पत्रकारों को पैसा नहीं? किसी प्लेटफॉर्म पर उसकी भी चर्चा की जा रही होगी फजल जी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं ना, वो नहीं बात कर रहे हैं काटजू साहब। चलिए, पत्रकारों को पैसा मिले। मार्कंडेय काटजू साहब का जो और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। अब हम ये देखें उसमें कि वो जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं इफेक्टिव हो पा रहा है। तो इसमें 3 बातें आती हैं परसुएशन में, जो शायद हमें लगता है कि यहाँ पर चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को परसू करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है। पहला लॉजिक है, जिसको लॉगोस कहते हैं एरिस्टोटल। दूसरा एथोस है, थर्ड पैथोस है। तो लॉगोस बहुत गायब है मार्कंडेय काटजू में, लेकिन उनको ये पता है, उनको अच्छी तरह से पता है, ये बीइंग जज है वो जुडिशरी, और जो मतलब उनको हम ये कहें कि ऐसा करते करते उनको तमाम फिलोसफीज का पता होगा। तो उनको ये तो अच्छी तरह से पता है कि ये केस ऐसा है जिसमें कि ये जजमेंट जरा हार्श है और इसके नुकसान क्या क्या होंगे, क्योंकि हम जो कठोर दंड है उस कठोर दंड के जो रिपरकशंस है उनको भी पढ़ाते हैं क्लासरूम में। उसमें एक छोटी सी बात है कि अगर हमने किसी ऐसे आदमी को जो नहीं जिसको जरूरत है काय की सुधार की, उसको अगर हमने जेल में डाल दिया तो ये भी तो अन्याय है। अन्याय की देखिए आगे क्या बात कही है, वर्क्स हैं इस पर। वो जो निकलता है जेल से वो क्रिमिनल बन के निकलता है। ये स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा पढ़ाते हैं इसको, कि इफ दैट स्टिग्मा इज देयर इट मींस कि उस स्टिग्मा को हटाने की गुंजाइश बनती नहीं है, वो आदमी खराब हो जाता है। तो स्टेट का काम किसी गलत आदमी को सही करने का है, और अगर कोई हमारा जजमेंट ऐसा हो गया जिसमें कि एक सही आदमी को हमने गलत बना दिया, अगर ये अभी रिबेल हो जाए, अगर अभी ये समाज के विद्रोही हो जाएं, तो जितने बड़े आर्टिस्ट संजय दत्त हैं वो नुकसान बहुत ज्यादा पैदा कर देंगे। फिर आप ये कहेंगे कि हमारे पास इंतजाम है, उसका नुकसान पैदा करेगा, हम फांसी पे लटका देंगे। तो ऐसे फांसी पे लटकाने की और कठोर जो हमारे पास प्रबंध हैं, उन प्रबंधों की निरर्थकता को हम देख चुके हैं पहले। और हमने इस पर चर्चा भी करेंगे। फजल जी, हर्षिता हमारे साथ हैं। हर्षिता, आप मुंबई में मौजूद हैं, आप लगातार लोगों से बात करती रही। 1993 में जो कुछ हुआ वो मुंबईकर्स ने बहुत सहा है, महाराष्ट्रियंस ने बहुत सहा। उन्होंने अपने लोगों को ज्यादा खोया के, वो जानते होंगे इसका दंश क्या है, कैसे वो इसे झेलते हैं, क्या उनके जहन में चलता है। लोगों से जब आपने इस पर बातचीत की हो, उनका क्या रिएक्शन? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी रहे होंगे उनमें जिनके अपने इसी हादसे में उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन गए होंगे। उनका क्या रिएक्शन? उन्हें लगता है कि संजू को माफ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी जिस तरीके से अब हमारे स्टूडियोज में डिबेट होना शुरू हो चुका है फॉर एंड अगेंस्ट संजय दत्त, उसी तरह का नजारा पूरे देश भर दिखाई देता है। इस चीज को बताने के लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊंगी, जब संजय दत्त अपनी 18 महीने का जो सजा का वक्त है वो काट कर वापस आए थे उनके घर पे, तब इंपीरियल हाइट्स जो था वो बिल्डिंग नहीं थी, वो बंगला था सुनील दत्त का। उसके बगल में ही उनका एक स्टूडियोज हुआ करता था, थिएटर हुआ करता था। अब जब संजय दत्त वापस लौटे तो वो एक कैदी के रूप में लौटे थे और उस समय सिर्फ फिरोज खान जो इंडस्ट्री से थे वो संजय से मिलने आए थे। जाहिर सी बात है कि संजय जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उस वक्त कन्विक्टेड थे, उनसे कोई भी बॉलीवुड से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। केवल और केवल फिरोज खान जो है वो संजय से मिलने आए थे। यदि आज का नजारा देखें तो आज सभी जितने नेता है, अभिनेता है, वो खुलकर संजय को सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि जो दृष्टिकोण है वो बदल चुका है। बात करते हैं उन विक्टिम्स की जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया या खुद जख्मी हुए थे, उनके जख्म आज भी ताजा है। क्यों ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको 20 साल बाद हम कह सकते हैं न्याय मिला है। एंड हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भले 20 साल बाद नतीजा आया हो, वो संजय दत्त को लेकर हो या किसी और को लेकर हो, किसी और की फांसी को लेकर हो, जस्टिस इज डिलेड। और काफी लोग इसमें से गुजर चुके हैं, काफी के बच्चे बड़े हो चुके हैं। इन 20 सालों में किस तरीके से ये बड़े हुए हैं, ये जो पीड़ित थे 93 ब्लास्ट के, किस तरीके से उनकी जिंदगी इन 20 सालों में बदली है, ये किसी ने जायजा तक नहीं लिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको एक ये कह दिया है कि एक वर्डिक्ट दे दिया है, सबको पनिश कर दिया है, फाइनली राहत के नाम पर सिर्फ एक दिलासा मिला है इनको, क्योंकि 20 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है और ऐसे में इमोशंस बहुत चेंज हो जाते हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। और बहुत सही हर्षिता ने कहा कि एक वक्त था जब सिर्फ एक शख्स उनसे मिलने आया, वो 18 महीने बाद जेल से बाहर आए। एक वक्त है कि आज जब उनकी पनिशमेंट को लेकर एक वर्डिक्ट आया तो तुरंत उनके घर पहुंचने वालों का जो तांता है वो लग गया, फहरिस्त लंबी हो गई, लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे थे। सीधा सा मतलब इसका ये है कि 20 साल में काफी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन अब जैसा जैन साहब कह रहे हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत बदलाव आया ना। बहुत सारे लोग अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोकीन लेते हैं सारे लोग, और इसलिए उनको लगता है कि अगर हम संजय दत्त के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिल्म इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। महेश भट्ट इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके बेटे पे आरोप है, शाइनी आहूजा है, फरदीन खान, ये सारे लोग तो सारे आप देखिए कि कोकीन के इल्जाम में या ड्रग्स लेने के इल्जाम में बहुत सारे फिल्म वाले लोगों को गिरफ्तार होते हैं, लेकिन फिर छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? पुलिस उन पे कोई केस नहीं बना पाती, इन सब वजहों के कारण। इसलिए वो ज्यादा आज जो लोग खड़े हो रहे हैं संजय दत्त के पक्ष में, इसलिए खड़े हो रहे हैं। अम्बिमा जी यही रीजन है क्या? हर्षिता कह रही है कि दृष्टिकोण बदल गया है लोगों का। नहीं, निश्चित तौर पे जब ये मामला आया था और जेल काट के आए थे तो निश्चित तौर पे उनपे टैग था पूरा कि आप अपराधी हैं, ये मान के लोग चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने, फिर बात वही है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने को रखा उसके बाद, तो तभी लोग साथ खड़े हैं ना। फिर पब्लिक क्यों साथ में खड़ी है? आज कोई अपराधी के साथ कोई खड़ा तो होना चाहेगा। आप नेता छोड़ दीजिए, आप अभिनेता भी इन लोगों को छोड़ दीजिए, डायरेक्टर उनको भी छोड़ दिए, आम जनता में भी एक ये जो है एक फीलिंग ये है, क्योंकि घर में आप भी देखते हैं, मतलब आमतौर पे कि भटक जाता है या गलती कर देता है, जानबूझ के भी कर देता है। अगर ये नजीर रही कि कोई सुधरना चाहे या सुधर के दिखाता भी है वो अपने को, अपने व्यवहार से, अपने चीजों से, तो इसका मतलब कि फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना, अल्टीमेटली उसका कोई फायदा ही नहीं है। माफ कीजिएगा, इसी बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी जो खबर मिल रही है वो ये, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि काटजू जी जो है, जस्टिस काटजू, उन्होंने अब एक लेटर जो है वो राष्ट्रपति को भेजा के संजय दत्त की माफी के लिए। और इस वक्त ये भी खबर मिल रही है कि उसी लेटर की एक कॉपी गृह मंत्रालय को भी भेजी गई है, प्रधानमंत्री को भी भेजी गई है। यानी जो पहला स्टेप, पहला इनिशिएटिव जो वो लेना चाह रहे थे, अब वो ले चुके हैं। संजय दत्त की माफी की लगातार वो वकालत करते रहे या अपील करते रहे कि उन्हें माफ किया जाए, उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए। सुधार जो होना था वो उनमें हो चुका कि अब कोई लॉजिक नहीं दिखता उनको 5 साल के लिए फिर से जेल में रखने का। और इसी के तहत आखिरकार उन्होंने ये जो पहला कदम उठाना था वो उठा चुके हैं।
अग्निमा जी, आप जो अपनी बात कर रही थी आप करें, लेकिन उसमें मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर काटजू जी जैसे लोग उनकी इस तरीके से वकालत करेंगे, अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, कई जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसे हम गिनते हैं, वो तमाम लोग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी बातों में कोई लॉजिक है ही। देखिए दोनों पक्ष हैं वंदना, देखो दोनों पक्ष हैं कि सजा भी होनी चाहिए। जैसे सुधीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को कहा कि आप सजा भी दीजिए लेकिन आप उसको सुधरने का भी दिए मौका, तो उसमें कैसे तालमेल बैठा के इस मसले को हम एक आगे बढ़ा सकते हैं। बात वो है, ठीक है गलती करी, घर में भी कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको चाटा मारते हैं, वो एक आपकी फिजिकल मतलब एक टॉर्चर हो गया, आपने मारा उसको तो एक सजा आप हो गई, है ना, ये कमरे में बंद कर देते हैं, ये सजा ठीक है। लेकिन क्या आप उसको बार बार करेंगे तब तो फिर आप उसका सुधार नहीं करेंगे, आप फिर तो वो और ठीक हो जाएगा। तो बात वही है, उसी तरीके से सजा है। आपने एक गलती करी, वो छोटी गलती होती है, एक बड़ी गलती होती है, बात वहां नहीं है, गलती है, गलती करिए लेकिन उसके बाद आप कैसे। लेकिन शायद इससे सहमत नहीं है। मैं सहमत इसलिए भी नहीं कि पब्लिक अगर उनके सेंटिमेंट साथ है, अग्निमा जी ने कहा, मैं नहीं कह रही पूरी पब्लिक है, लेकिन पब्लिक अगर कह रही तो फिर तो राजा भैया के साथ भी पब्लिक है, तो फिर राजा भैया के लिए तो आप पब्लिक साथ है, उनके चुनाव को जीत के आते हैं और कम से कम पूरे चुनाव। लेकिन राजा भैया को लेके कोई भी इस तरीके की बातें नहीं कर रहा कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे। पब्लिक साथ है, चुनाव जीत के आता है वो आदमी, आया था, आए और अब जब ये पता चला कि एक डीएसपी का इस तरीके का मामला चल रहा है तो मुझे नहीं लगता फजल साहब कोई उनके साथ खड़े होने। डी राजा के साथ पब्लिक है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई, कहिए वो अपराधी नहीं है, भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। तो ये सारे सवाल है। आप पब्लिक के अगर साथ होने का, फिर तो इस देश में राजनीति में जिस तरह अपराधीकरण हुआ, अपराध बढ़े हैं, तो फिर तो उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी होती, वो चुनाव जीत के आते हैं। तो फिर इस पे तो संजय दत्त के साथ लोग खड़े हैं। फजल जो कह रहे हैं तो वो बात वैसी है, उनको ठीक बात है ये, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 5 साल की सजा दी है कि सब कुछ पता होते हुए भी कि अगर ये हो गया तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि भाई पब्लिक ने जो चाहा वो जो कर दिया। हाँ, वो जो आदेश है, जनादेश टाइप का, पर तो उससे चीजें त्याग होने लगेंगी। इसीलिए हमने नियम कानून कायदे बनाए। मैं जो बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि इस लॉ के अलावा हमारे पास एक रिजीम वो दर्शन की भी है, दंड के दर्शन की, जिसको हमने स्वीकार कर रखा है कि हमारा लक्ष्य सुधार और पुनर्वास है, और इसको लेके बहुत सारे लोग प्रशंसा पा चुके हैं कि साहब आपने क्या कितना बढ़िया किया, किरण बेदी खुद उन्होंने भी जितने भी रिफॉर्म्स किए जेल में वगैरह वगैरह, जो कि उसके खिलाफ थे, जो अकादमिक हमारी व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ थे वो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लोग जो फजल ने कहा, तो फजल शायद इस बात के पक्षधर हैं, जो हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स गिनाए कि दंड इतना कड़ा दे दिया जाए ताकि उसको देख के दूसरे लोग रुके, समझे। ये हमारे पास व्यवस्था आजादी की पहले थी। अंग्रेज लोग यही किया करते थे, और उसके पहले वाली जो भी व्यवस्थाएं रही हैं, अफगानिस्तान और ऐसे उसमें भी कठोर दंड रहा मार दो। लेकिन जो अपराध शास्त्री हैं वो ये साबित कर चुके हैं कि कठोर दंड अपराध को रोकने के लिए सक्षम नहीं है। उससे तो और ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं वो, बहुत फिर से रिवेंज की फीलिंग होगी, फिर से यही सब कुंठाएं होंगी, फ्रस्ट्रेशन होंगी, आप गलत कदम उठाएंगे। जो भी हम अपना लिबरल या सॉफ्ट तो कानून पे बात ही करना सुधीर जी, वो सुधीर कानून में भी यही व्यवस्था है। कानून में ये व्यवस्था है, देखिए कानून में भी यही व्यवस्था है। कह रहे हैं एक मिनट, हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, किसी वैकल्पिक व्यवस्था है ना, व्यवस्था। मैंने तो आपको जेल का आपका एग्जाम्पल दिया, 1-2 केस हुए और कहाँ है राज्यपाल को अधिकार किस लिए दिया, व्यवस्था तो है। भारत की बात में कह रहा हूँ, वही बात है ना कि आप कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल मत करिए। संजय, आपका तर्क यह है कि संजय सेलिब्रिटी है इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और रीजन नहीं है। चर्चा हो रही है। नहीं, आपका रीजन ये नहीं है कि उसमें सुधार होना चाहिए, आपका यह है कि वो सेलिब्रिटी है इसलिए उसको सजा हो जानी चाहिए। चर्चा भी हो रही है, बाजार भी उसके पक्ष में खड़ा है, 350 करोड़ का स्टेक है, 350 करोड़ का स्टेक, और वो एक 56 रखता है। 350 करोड़ से क्या नहीं, वही है ना कि सेलिब्रिटी है। कल को सलमान खान के पर 2-2 केस है। आज सलमान खान का मामला सामने आया था अग्निमा जी, जिसमें वकील ने कहा कि अब सलमान खान के पक्ष में पुलिस काम कर रही है, उनको हाजिर नहीं होने दिया जा रहा है हिट एंड रन केस में। तो आप देखिए कोर्ट है, तो आप देखिए आरोप प्रत्यारोप केस चलते हैं तो वो तो चलते रहेंगे, आप वो कोर्ट पे छोड़िए, कोर्ट क्या डिसीजन करता है। पुलिस बड़े लोगों और आम लोगों के साथ क्या करती है इस देश में हम तमाम लोग, अलग अलग मत है, अलग अलग अपने अनुभव है, और तमाम लोग जानते हैं कि इस देश में पुलिस
को लेकर एक बड़ा तबका ऐसा जो अब चाहता है उन्हें माफी दे दी जाए, लेकिन वहीं एक तबका ऐसा भी है जो फजल साहब की बातों से इत्तेफाक रखता है कि अगर ऐसे किसी शख्स को महज उसके प्रोफाइल को देखते हुए माफी दे दी गई तो औरों को क्या मैसेज जाएगा, किस तरीके से चीजें कन्वे होंगी, जो चीजें जो समाज को एक मिसाल दिखानी थी वो कैसे होगा, लोग कानून पर फिर क्यों विश्वास करेंगे, क्यों उसकी शरण में जाएंगे, क्यों कहा जाए कि वो इंसाफ होगा या नहीं होगा। इस तरीके की तमाम चीजें। हमारे सभी मेहमानों का इस दौरान बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फजल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अग्निमा जी शुक्रिया, हर्षिता आपका खास तौर पर बहुत शुक्रिया। और जो भी तमाम चीजें आपने कही जाहिर तौर से लाजमी है और हर मसले में एक मुद्दा होता है, एक पॉइंट होता है, एक मकसद होता है। फिलहाल संजू ये कह रहे हैं कि वो अपनी दया याचिका के लिए नहीं बात करना चाहते, वो नहीं क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो तबका उनके फेवर में है वो ये काम कर रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो काजू साहब ने कर दी है। उन्होंने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है उनकी माफी के लिए और उसकी कॉपी पीएम और गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई है। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस